हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कौशल साइंटिस्ट। दिस इज़ योर होस्ट शाहिद फारूक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर 4 इस सीरीज़ का, जो कि चल रही है हमारे साथ। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है अभी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका चौथा लेक्चर आ रहे हो। और शायद यही इसका आखिरी लेक्चर होगा, या एक और लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम खाली क्वेश्चंस पे फोकस्ड रहेंगे। और अभी तक हमने बेसिक्स इस चैप्टर के क्लियर किए हैं। देन वी मूव ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने ये सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी देखा अपने लास्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देखा होगा और उसमें कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। और आज का जो लेक्चर है इट विल बी फोकस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम एलिमिनेशन मेथड से अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वो इस चैप्टर का, इस आज के लेक्चर का फोकस रहेगा। तो अभी तक हमने देखा ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। हम कैसे देखते हैं कि हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे उन दो इक्वेशंस का, हमें स्ट्रेट लाइन्स मिलती है, वो फिर एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल होती है या इंटरसेक्ट ही नहीं करती। उस बेसिड पे हम बोलते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स और नॉट, वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और वेदर दे आर इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में सबस्टिट्यूशन मेथड से देखा, सबस्टिट्यूशन मेथड जो देखा जिसमें हमने एक वेरिएबल का वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल के इक्वेट किया, मतलब उसके हिसाब से लिया, और वो वैल्यू सबस्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन में हमने दोनों ये जो है वेरिएबल्स एक्स और वाई फॉर एग्जांपल, उन दोनों का वैल्यू निकाला। और आज का जो मेथड है हमारा तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, एलिमिनेशन दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है तो हम दो में से एक को ख़त्म ही कर देंगे, तब जाके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है? ख़त्म करना। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशंस दो दी हुई है, क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरी दो इक्वेशंस दी हुई है और मुझे पता है इनको मैं ग्राफिकली या सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इनके सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। लेकिन आज का जो हमारा ये है फोकस, वो है एलिमिनेशन मेथड पे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? ये फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इक्वेशंस दी गई है, तो आई विल फर्स्ट डू व्हाट? First, multiply both the equations by some suitable non-zero constants to make the coefficients of one variable numerically equal। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सम 6 एंड अनदर इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे 2x है और 3y है, और 3x और 2y है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो इक्वेशंस 1 एंड 2 मेरे पास है, एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है, चाहे मैं x के वेरिएबल कोफिशिएंट्स लूँ या y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लूँ, दोनों में से मैं एक को इक्वल करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए क्या होगा कि देखिए, अगर मैं इसमें x के या y के दोनों के, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ x के कोफिशिएंट्स में बराबर करता हूँ दोनों इक्वेशंस में, तो देखिए 2 और 3 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 6। तो मुझे यहाँ पे इस x का भी कोफिशिएंट 6 बनाना है और x की दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 6 बनाना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तब जाके जो मेरे पास इक्वेशंस बनेगी दैट विल बी 3 2 ज़ा that will be 6x plus 3 3 are 9y इक्वल टू 3 6 are 18। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में बनेगा मेरे पास 3x 3 2 are 6x प्लस 6y प्लस 2 2 are 4y इज इक्वल टू 8 2 are 16। ये मेरे पास दो इक्वेशंस फॉर एग्जांपल 3 एंड 4 बन गई। देखिए इसमें 6x और 6x अब दोनों है। अब मैं अगर इन दो इक्वेशंस में से इक्वेशन 3 से मैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो तब जाके मेरा ये 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा, और 9y में से 4y निकाल के मेरा बचता है 5y इक्वल टू 18 माइनस 16 विल बी 2।
दैट मीन्स मैं y का वैल्यू यहाँ से 5/2 निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने y के ये कोफिशिएंट्स इक्वल किए होते तो मैं पहले x का वैल्यू निकाल पाता और उसके बाद ये जो y का वैल्यू है मैं ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डाल के x का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये था पहला सेटअप, क्या कि मैं दोनों इक्वेशंस में से किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। अब उसके बाद जो सेटअप 2 होता है उसमें क्या करना है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। तो जैसा कि मैंने बोला पहले ही कि हमें अब या तो ऐड करेंगे हम दो इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरी, ताकि हमें एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए और मुझे खाली जो इस वाले स्टेप से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन मिलेगी। और मुझे पता है कि मैं एक वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी मैं उसको इजीली एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर सकता हूँ। अब दूसरे स्टेप में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इफ़ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन ए ट्रू स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कभी कभी जब हमने इक्वेशन में से इन दो इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया तब जाके मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं 18 = 18 या समथिंग लाइक दैट, 5 = 5। अगर मुझे ऐसे ट्रू रिजल्ट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे जो ये इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, दैट हैज़ इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। तो तब जाके आपको याद रखना है कि इन दो इक्वेशंस के मेरे पास मुख्तलिफ या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह और एक जो रिज़ल्ट याद रखना है, अगर मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिला है जब मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तब जाके अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है 4 = 0 या 5 = 9, ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि बराबर नहीं है, तब जाके मैं बोलता हूँ कि ये वाले जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ दिस सॉल्यूशंस दैट एग्जिस्ट। तो इसमें मुझे ये याद रखना है, अगर मुझे कोई ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तब जाके मेरे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, और अगर मुझे कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तब मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, और ये याद रखना है। इसी तरीके से स्टेप 3 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो वेरिएबल चाहे x में या y में, सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। अब मुझे चाहे x में मेरी इक्वेशन रह जाती है या y में रह जाती है तो मैं उसको सॉल्व करके या तो x का वैल्यू निकालूंगा या y का वैल्यू निकालूंगा, और उसके बाद क्या, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, यही वैल्यू जो चाहे मुझे x का मिले या y का मिले वो मैं इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करके या इक्वेशन सेकंड में सबस्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का ये जो वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगा इस तरीके से। तो हमारा जो ये एलिमिनेशन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे वो हम क्वेश्चन से आसानी से समझ लेंगे। फिर भी मैं एक और बार ये रिवाइज करता हूँ। पहला हम क्या करेंगे, वी विल मेक कोफिशिएंट्स इक्वल, मेक कोफिशिएंट्स इक्वल, किसी एक वेरिएबल के हम कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। देन वी विल सब्ट्रैक्ट और ऐड द इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। उसके बाद मैं देखूंगा अगर मुझे कोई ट्रू रिजल्ट आता है, इफ ट्रू रिजल्ट कम्स तब मैं बोलता हूँ कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास कोई फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो मैं बोलता हूँ कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद मैं जो इक्वेशन मुझे मिली है एक ही कोफिशिएंट में उसको सॉल्व करके मैं दोनों x और y या जो भी वेरिएबल्स है उनके वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसी को अच्छे तरीके से और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए मेरे पास जो पहली एग्जांपल है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब मुझे इक्वेशंस दी हुई है, पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई है। देखिए इसमें अगर मैं कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने की कोशिश करूं, चाहे मैं x के बनाऊं या y के, देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने की कोशिश करता हूं तो पहली इक्वेशन में 3x है, दूसरी में 2x है, तो मुझे पता है 2 और 3 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज 6, तो मुझे इन दोनों को 6 बनाना है। तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा
किससे 3 से। तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, 2 3 ज़ार दैट विल बी 6x प्लस 4 2 ज़ार विल बी 8y इक्वल टू 10 इंटू 2 विल बी 20। सिमिलरली ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन सेकंड को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से दैट विल बी 6x माइनस 3 2 ज़ार विल बी 6y इक्वल टू 3 2 ज़ार 6। ये मेरी फॉर एग्जांपल इक्वेशन 4 बन गई। अब मेरे पास x के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम है, यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x है। तो मैं करूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। जब मैं इक्वेशन 4 से इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस इक्वेशन से मैं ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मैं अगर लिखूँ इसको 6x प्लस 8y माइनस 6x माइन ये ऐसे बनेगा तो ये ऐड हो जाएगा 6y विल बी इक्वल टू 20 माइनस 6। जब मैं दोनों साइडों से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा दैट विल बी 6x माइनस 6x और 8x 8y है 8y से को ऐड हो जाएगा 6y विल बी इक्वल टू व्हाट 20 माइनस 6 विल बी 14 दैट मीन्स 14y इक्वल टू 14। तो मुझे जो y का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं y का वैल्यू y इक्वल टू 1 आ गया मुझे जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व की, तो ये y का वैल्यू 1 में इक्वेशन फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू 10। दैट मीन्स 3x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 विल बी 6 एंड x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x का वैल्यू मुझे 2 बन गया। तो मुझे जो ये वाली दो इक्वेशंस थी उनका जो सोल्यूशन है दैट इज x equal to 2 comma y equal to 1. This is the required solution of this pair of linear equations. That means इनका unique solution exist होता है। अगर मुझे कोई ट्रू रिजल्ट मिल जाता तब मैं बोलता कि इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, और अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता तो मैं बोलता इनका नो सॉल्यूशन है। क्योंकि मुझे इनका एक यूनिक सॉल्यूशन मिला है तो वी से दैट इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। और एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी मुझे दो इक्वेशंस दी हुई है और मुझे ये भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन मेरे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड इज 9x माइनस, अगर मैं एक साइड से करूँ तो 9 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखिए इसमें 3x है 9y है और 3x और 9x, सिमिलरली 5y और 2y। अब मुझे पिछले वाले एग्जांपल में हमने x को इक्वल बनाए थे कोएफिशिएंट, इस बार चलो फॉर एग्जांपल हम y के बनाएंगे। 5 और 2 के अगर मैं चेक करूं वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 10। तो मुझे दोनों कोएफिशिएंट्स को 10 बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो मेरे पास जो नई इक्वेशंस बन के आएंगी दैट विल बी 3 इंटू 2 दैट विल बी 6x माइनस 5 2 ज़ार 10y माइनस 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से 9 5 ज़ार विल बी 45x माइनस 5 2 ज़ार विल बी 10y माइनस 7 5 ज़ार will be 35 equal to 0. This is my equation 4. Now if I subtract equation third from equation fourth, subtract equation this third from equation fourth, तो मुझे जो रिजल्ट आएगा what will be that। देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है मेरे पास 45x माइनस 10y माइनस 35। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या 6x माइनस 10y माइनस 8, और ये बन के आएगा 0 के बराबर क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 ही है। तो 45x माइनस 10y माइनस 35 दिस विल बी माइनस 6x माइनस माइनस विल बी प्लस 10y दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 6x ये नहीं सॉरी ये 10y प्लस 10y और माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा। 45x माइनस 6x दैट विल बी इक्वल टू 39x माइनस 35 प्लस 8 दैट विल बी माइनस 27 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू
इस अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ राइट साइड, दैट विल बी 27/39। अब 3 से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 3 9s are 27 एंड 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो मेरे पास जो x का वैल्यू आता है दैट इज़ 9/13। सिमिलरली अगर मैं ये x का वैल्यू अब इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट मीन्स x का वैल्यू मेरे पास है 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास 3 ये बनेगा 27/13 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में, तो मुझे बन जाएगा 5y बराबर किसके 27/13 माइनस 4 के। ठीक, तो मेरे पास जो 5y का वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 27 माइनस 13 इंटू 4 विल बी 52/13। दैट विल बी अगेन इक्वल टू 5y विल बी इक्वल 27 माइनस 52, दैट विल बी माइनस 25/13। और मल्टीप्लाई ये डिवाइड होगा यहाँ से, दैट विल बी माइनस 25/13 इंटू 5। तो y का वैल्यू जो मेरे पास आया दैट इज़ माइनस 25/13 इंटू 5, दैट इज़ 65। तो 5 से सिंप्लीफाई करके दैट विल बी 5 5s are 25, मगर माइनस आएगा, एंड 5 1s are एंड 3s are, दैट विल बी y का वैल्यू जो मेरे पास आता है दैट इज़ माइनस 5/13। तो मेरे पास इस वाली पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो सोल्यूशन आता है दैट इज़ x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू माइनस 5/13 जो है मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है। ये था किससे, जब हमने एलिमिनेशन मेथड से किया। आप इन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट आता है कि नहीं। और एक सवाल हम है, द क्वेश्चन से द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ द 4:3 है उनके एक्सपेंडिचर का रेशो, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 22,000 पर मंथ। देखिए अगर हमें दो आदमी फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए की इनकम फॉर एग्जांपल है 9x और बी की इनकम है 7x। ए जो खर्च करता है दैट इज़ 4y और बी जो खर्च करता है दैट इज़ 3y। देखिए मैंने लिया कि अगर हम लेट करते हैं फॉर एग्जांपल वी से लेट x be the income and y the expenditure। अब मुझे लेकिन दिया गया है कि दो आदमी जो है उनके इनकम का रेशो दैट इज़ 9:7। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि पहले जो पर्सन 1 है उसकी इनकम 9x है और जो पर्सन बी है उसकी इनकम 7x है। सिमिलरली उनका एक्सपेंडिचर अगर मैंने y से डिनोट किया कि y डिनोट्स एक्सपेंडिचर, तो उसका रेशो है 4:3। दैट मीन्स जो पर्सन ए है वो 4y खर्च करता है और जो पर्सन बी है वो खर्च करता है 3y। अब दिया गया है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2,000। अब देखिए बचता क्या है, अगर मेरे पास इनकम है फॉर एग्जांपल मेरे पास इनकम है 1,000 रुपये और मुझे खर्च होते हैं 500। अब मेरे पास बचा कितना, 1000 में से 500 निकाले तो मेरे पास जो बचता है जो सेविंग है वो कितना है 500। इसी तरीके से अगर मैं देखूं पर्सन ए के लिए उसका जो इनकम है दैट इज़ 9x और जो खर्च कितना करता है वो 4y, उसमें से उसको 4y खर्च होता है और तब जाके उसके पास जो बचता है वो कितना है 2000। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। इसी तरीके से जो आदमी दूसरा है उसके पास इनकम है 7x और खर्च कितना करता है वो 3y और बचता कितना है उसके पास 2000। ये बन गई मेरी इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही आदमी 2000 ही बचा पाते हैं, तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई। अब मैं इन दोनों को, चूंकि हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, वरना मैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता था। तो देखिए 9 और 7 का अगर मैं कॉमन मल्टीपल देखूं तो दैट विल बी 56। तो उसके लिए मुझे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरा जो ये कैलकुलेशन है वो थोड़ी हेक्टिक हो जाएंगी, इसलिए मैं छोटा नंबर देखता हूँ। अगर मैं 4 और 3 का देखूँ तो दैट विल बी 12। तो मैं
पहली इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से और इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो मेरे पास क्या रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी, दैट विल बी 3 9 ज़ार 27x माइनस 4 3 ज़ार 12y इक्वल टू 2000 इंटू 3, दैट विल बी 6000। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। और सिमिलरली मेरी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे, 7 4 ज़ार विल बी 28x माइनस 3 4 ज़ार विल बी 12y इक्वल टू 2000 इंटू 4, दैट विल बी 8000। ये मेरी इक्वेशन 4 बन गई। अब अगर मैं इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दैट मीन्स 4 से माइनस करता हूँ मैं 3, मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, 28x माइनस 27x, दैट विल बी x। ये 12x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये कैंसिल हो जाएंगी। और 8000 से मैं जब 6000 निकालूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ रहा है x का, दैट इज़ 2000। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 28x माइनस 12y माइनस कर रहा हूँ मैं इससे 27x, चूँकि माइनस ऑलरेडी है तो ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करके वो बन जाएगा प्लस 12y इक्वल टू 8000 माइनस 6000। वही मैंने डायरेक्टली लिखा था, 28x में से 27 निकालूंगा तो x बच जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल होके यहाँ से राइट हैंड साइड में 2000, तो मेरे पास x का जो वैल्यू है वो 2000 आ गया। अब मैं x का वैल्यू 2000 अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट विल बी 9 इंटू 2000 माइनस 4y विल बी इक्वल टू 2000। ठीक, 9 2 ज़ार विल बी 18 और 1 2 3 माइनस 4y विल बी इक्वल 2000। अब ये जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा, दैट मीन्स माइनस 4y विल बी इक्वल टू 18000 में से 2000 निकाली तो माइनस 16000 बच जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 16000 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार, दैट मीन्स y का वैल्यू जो मेरे पास आता है दैट इज़ इक्वल टू 4000। क्या, तो हमें बताना था फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम जो है रेशो उनका था, अगर मैं बोलूँ एक का था 9x, दैट मीन्स 9 इंटू 2000, दैट इज 18,000। 18,000 किसका है, ए का। सिमिलरली अगर मैं बी का देखूं तो बी के जो मंथली इनकम था दैट वाज 7x, दैट विल बी 7 इंटू 2000, और वो कितना है 14,000। ठीक, अब अगर आप रेशो भी देखेंगे उनके इनकम का, दैट विल बी 18,000 इज टू 14,000, zeros cancel, that will be equal to 9 ज़ार and 2 7 ज़ार, that is again equal to 9 is to 7. So their monthly income is, एक की मंथली इनकम है 18,000 और दूसरे की मंथली इनकम है 14,000। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो पर्सन ए फॉर एग्जांपल है, उसकी मंथली इनकम थी 9x, दैट मीन्स उसकी मंथली इनकम क्या थी 18,000 रुपीज़। हाँ, सिमिलरली पर्सन बी की जो मंथली इनकम थी दैट वाज 7x, तो उसकी मंथली इनकम थी 14,000 रुपीज़। अगर आप रेशो देखेंगे तो वो भी किसके बराबर 9:7 का आ जाता है। ठीक, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का। चौथा था कि तीसरा था, तीसरा। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है और मुझे ये बता रहा है क्वेश्चन में कि आप इसके जो जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल है वो सब निकालिए, लेकिन यूज़ क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज़ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, एंड आई हैव 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकंड। देखिए अब मुझे या तो x के कोफिशिएंट्स बराबर बनाने हैं या y के, चाहे मैं x के बनाऊं या y के। फॉर एग्जांपल मैं इसमें x के ही बनाता हूं, अगर आपको खुशी है तो y के भी बना सकते हो, उससे भी ट्राई कीजिए तब भी वही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे x के ये कोफिशिएंट्स अगर बराबर बनाने की कोशिश करूँ और 2 और 4 में देखेंगे तो 2 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज़ 4, लोवेस्ट जो है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4x है,
तो इक्वेशन 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, दैट विल बी 4x प्लस 3 2 ज़ार 6y इक्वल टू 8 2 ज़ार 16। ये मेरी इक्वेशन थर्ड बन गई। सिमिलरली ये दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये मेरी इक्वेशन 4 बन गई। अब अगर मैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फोर्थ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दैट मीन्स subtracting equation third from equation 4 from third, तो मेरा जो आंसर आता है दैट विल बी 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y, क्योंकि ये इस पे भी आएगा, इट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 7, 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y, दैट मीन्स यहाँ मुझे 0 बचता है, और 16 माइनस 7 दैट इज़ 9। तो देखिए हमने पहले जो स्लाइड इस की थी वहाँ पे मैंने बताया अगर मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है दैट इज़ फॉल्स, दैट मीन्स अगर मुझे कोई फॉल्स स्टेटमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे 0 इक्वल टू 9 है, पर ये मत है बराबर, ये तो एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आता है। तब जाके मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई फॉल्स स्टेटमेंट आता है वी से दैट नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो ये जो इक्वेशंस है इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये जो दो इक्वेशंस है दे विल बी जस्ट लाइक द टू पैरेलल लाइन्स। तो इनका ग्राफ भी क्या पैरेलल लाइन बनेगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जिससे हम बोलते कि इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। ये था और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेप्स दैट आर नीडेड इन कैलकुलेटिंग और शोइंग द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें वो जो देखिए पहले में ही ये वाले जो हैं स्टेप्स ये और ये हमें याद रखने हैं, तभी जाके हम इनका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो ये था और एक क्वेश्चन है मेरे पास। इट सेज 5 years ago Raj was thrice as old as Shyam, ठीक, and 10 years later Raj will be twice as old as Shyam. How old are Raj and Shyam? तो दो लड़के हैं राज और श्याम, हमें उनकी एज, अभी उनकी एज क्या है वो बतानी है। उसके लिए मुझे दो कंडीशंस दी हुई है। वो क्या है, बताता है कि 5 साल पहले अगर मैं राज की उम्र देखूं तो वो थ्राइस 3 गुना कम थी, वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज श्याम, तो वो 3 गुना ज़्यादा थी किससे, श्याम की एज से, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आज के बाद 10 साल के बाद उनकी एज देखूं, उम्र देखूं, तो राज की जो एज होगी वो दुगनी होगी किसके, श्याम के। तो मुझे आज की प्रेजेंट एज उनकी बतानी है क्या है। तो लेट अस सपोज लेट राज's एज भी, अगर मैं राज's एज लेट करता हूँ कि x ईयर्स है, ठीक, और सिमिलरली श्याम की एज, श्याम's एज भी y ईयर्स, क्योंकि दो अलग बच्चे हैं तो उनकी मैं अलग अलग एज लूँगा। अब कंडीशंस क्या है, 5 years ago, तो 5 साल पहले जो राज की एज अगर x है तो 5 साल पहले उनकी क्या एज होगी, x माइनस 5, ठीक। दैट वाज राज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज श्याम, तो 5 साल पहले जो राज की एज थी वो थी x माइनस 5, लेकिन बोलता है कि वो 3 गुना क्या थी, वाज थ्राइस एज ओल्ड, तो वो 3 गुना थी किसकी उम्र के, जो श्याम की थी। श्याम की उम्र उस टाइम पे क्या होती, y माइनस 5, क्योंकि y अभी की उम्र है तो 5 साल पहले y माइनस 5 होता। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई या एक कंडीशन हो गई। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन है मेरी, वो क्या बोलता है, 10 years लेटर, 10 साल बाद अगर मैं उनकी एज देखूं वो क्या होगी। अगर शाम राज की देखूं तो वो x प्लस 10 होगी, और अगर शाम की देखूं तो वो y प्लस 10 होगी। उसमें दिया है 10 साल बाद राज विल बी ट्वाइस, तो 10 साल बाद राज की एज होगी x प्लस 10, बोलता है वो दुगनी होगी किसके एज के, शाम के एज के, दैट मीन्स y प्लस 10। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ, इक्वेशन 1 को मैं जब सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ ना, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो एक ही साइड में अगर ले जाऊँ तो ये बनेगा x माइनस 3y
minus will be, it will be plus here, it will be plus 10 equal to 0. Sorry for the disturbance. ये बन गई मेरी एक इक्वेशन थर्ड। और इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट विल बी x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20, सॉरी प्लस 20। तो x दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20 विल बी इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। तो मेरे पास जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है वो क्या है, एक तो है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी है मेरे पास x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए मेरे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो मुझे कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। या मैं बोल सकता हूँ कि मैं इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करूँगा 1 से और दूसरी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है दैट विल बी अगेन x माइनस 3y प्लस 10 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों को दूसरी इक्वेशन से, फॉर एग्जाम्पल दिस वाज माई थर्ड एंड दिस इज माई इक्वेशन 4, अगर मैं इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो मेरे पास क्या बचता है, दैट विल बी x4 मेरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये वाली, तो दैट विल बी माइनस x माइनस माइनस विल बी प्लस 3y माइनस प्लस विल बी माइनस 10 इक्वल टू विल बी 0। x प्लस x और माइनस x कैंसल, माइनस 2y प्लस 3y दैट विल बी इक्वल टू y माइनस 10 दैट विल बी माइनस 20 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 20। अब मुझे y का वैल्यू मिला तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना इससे। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू 20, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x माइनस 3 y की जगह 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 3 20 दैट विल बी 60 प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 50 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 50। ठीक, तो मेरे पास जो y की एज आती है दैट इज 20 और जो x की एज आती है दैट इज 50। आप देख सकते हैं इट इज़ 50 है। देखिए अगर मेरी अभी की एज 20 साल है और ये राज की एज है और ये शाम की, ठीक, देखिए आज उनकी एज एक की 50 साल है, दूसरे की 20 साल है। 5 साल अगर आप कम करेंगे, देखिए 5 साल पहले राज की एज क्या होती, 15 होती, और शाम की एज क्या होती, 45 होती। तो उस टाइम पे हमें दिया गया था कि राज की एज क्या थी, 3 गुना थी उससे। देखिए 15 और 45 दैट इज एक्चुअली इन द रेशो ऑफ 1:3। दैट मीन्स राज एज उस टाइम, ये शाम की एज उस टाइम पे कितनी थी, 3 गुना थी किसके, राज की एज के। इसी तरीके से अगर 10 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद राज की एज क्या होती, 30 साल, और शाम की एज क्या होती, 60 साल। उस टाइम पे भी राज की एज जो है शाम की एज राज की एज के दुगने बराबर होती। दैट मीन्स हमारे पास जो x का वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 20 एंड वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 50 ईयर्स। इस तरीके से हमने दोनों की एज निकाल दी, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ये था क्या, एलिमिनेशन मेथड। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर थर्ड था, चैप्टर थर्ड वो ख़त्म हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि आगे आने वाला लेक्चर आई विल ट्राई कि उसमें एक क्वेश्चन वाला वो लेक्चर करेंगे, बस क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए जो क्वेश्चंस है वही करेंगे, और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे एनटीएससी बोर्ड्स हो, यहाँ बोर्ड्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बेस्ड एक लेक्चर लाएंगे। और उसके बाद हम अपना ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है वो एंड करेंगे, और उसके बाद अपना नया लेक्चर चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब समझ लिए होंगे आपने। और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। और जब तक नया लेक्चर आता है तब तक के लिए रिवाइज़ कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।